गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 7 देखने वाले मेन टेक्स्ट बुक का रथ चक्र। रथ चक्र का मीनिंग क्या है? रथ का घूमता पहिया। समय चक्र, समय का चक्र हमेशा घूमता ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, हमें समय के साथ चलना चाहिए। इस लेसन में हम यही देखने वाले हैं कि जब हमारा ख़राब समय आता है तो हमारे साथ कोई नहीं रहता और समय तो बीतता जाता है, लेकिन परिस्थितियाँ कैसे बदलती है इसमें हमें देखना है। इस लेसन में 3 पीढ़ियों की कहानी बताई गई है, यही हमें इस लेसन में देखना है। कहानी में मैं शब्द का प्रयोग छोटे भाई के लिए किया गया है, यानी छोटा भाई यही कहानी का नायक है। अभी हमें देखना है कि रथ चक्र में क्या है और हमें क्या देखना है। रथ चक्र 3 पीढ़ियों की ऐसी कहानी है जिसमें दादा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसके नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। रथ चक्र का पहिया घूमता रहता है और इनका बड़ा पोता युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है। उसके बच्चे और भाभी का भार छोटे भाई के कंधों पर आ पड़ता है। 3 पीढ़ियों द्वारा लगाए फलों के पेड़ों से तुलना करते हुए कहानी का नायक रूपक बांधता है कि अब पौधे मुझे रोपने हैं, अर्थात बड़े भाई के बच्चों का पालन पोषण अब मुझे ही करना है। आशा का तार हाथ में पकड़े पूरे विश्वास के साथ कहानी का प्रत्येक पात्र अपने कर्तव्य में जुटा रहता है। यहाँ जिस सरलता और सच्चाई से कर्तव्य निष्ठा का निर्वाह किया गया है वो सचमुच अनुकरणीय है। यानी एक परिवार है और परिवार में हर एक ने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई उसका पालन करना चाहिए, यही हम इस लेसन से सीखते हैं। पीली पीली धूप निखरने लगती है, चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ पिघलते सोने की तरह चमक रही है। धुंधल के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ यहाँ अपने घर। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियाँ बिखरी पड़ी है। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलक बिलक कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफ़ेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं तो अजीब सिरहन सी होती है और मैं काँप काँप उठता हूँ। मैं तब कन्हू के बराबर था। देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे, एक भी शब्द बोल न पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रो ही जा रही थी। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब अधिक चल न पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते, बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगा दिखा दिया था। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी रकम वसूल करने से भी वे चुके न थे। यह बताया कि लेखक जब वापस आया तब उसको, मैं यानी छोटा भाई है, कहानी का नायक है, वो वापस आया तो जो घटी घटनाएं हैं वो उसको याद आई। शैशव यानी बचपन है और जो बचपन की यादें उसको वापस से, यानी वो उस जगह पे आया तो उसको याद आई कि उसके पिताजी का अकाल मृत्यु हुआ था, आकस्मिक मृत्यु हुआ था, तो बाबा यानी उसके दादाजी पर सब घर का, यानी ये दोनों भाई थे, उनका भार आ पड़ा था। एक बहन थी, उनकी माँ रो रही थी और ये छोटे थे और दीदी उनको गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी। और जब उनके पिताजी का मृत्यु हुआ तो दुकान का जितना उधार जिसके पास था उन सब ने ठेंगा दिखा दिया। ठेंगा दिखाना यानी देने से साफ मना कर दिया, यानी दुकान से सामान तो लेके गए लेकिन पैसे देने से भी इनकार कर दिया था, निराश कर दिया था। सगे संबंधी यानी जो सगे संबंधी थे वो उन्होंने सहायता तो नहीं की, लेकिन
दोबारा अपनी रकम वसूल करने से भी वो न चुके थे। पैसा भी उन्होंने वसूल किया। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे। किसी ने अपने बगल की हमारी जमीन दाब ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे। कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे, हम छोटे थे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया। पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को खेत से लौटते समय मुझसे बोले, जीतू, मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊँ तो तू घर का काम देख लेगा। मेरी समझ में बात आई नहीं। भैया पढ़ने जाए यह ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना, बाबा बूढ़े हो गए हैं, इतना बड़ा कारोबार है, उनसे दुकान में अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं, लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। इन्हें जो पड़ोसी दुकानदार थे उन्होंने ग्राहक तोड़ लिए थे। अब अपने ही बगल की हमारी ज़मीन, इन्हें उनके ही पास की ज़मीन कोई छीन कर ले रहा था और घर के बाहर के सभी लोग हमें नोचने लगे थे, ऐसे लेखक कहते हैं। तो एक दिन उनके दादाजी ने उनके बड़े भैया को बुलाया और कहा कि तुम बाहर अभी पढ़ने के लिए जाओ। तो बड़े भैया उदास थे दिन भर। फिर शाम को खेत से लौटते समय उन्होंने जीतू यानी लेखक को बोला कि अभी तू दादाजी को काम में मदद करना, वो अकेले इतना बड़ा कारोबार नहीं संभाल सकते। हम मुनीम जी रख सकते हैं, लेकिन वो भी क्या करेंगे, लूट लेंगे। इस तरह से लेखक सोच में पड़ गया कि इतना कैसे, क्या मैं बाहर का, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं कैसे करूँगा। भैया पढ़ने जाए यह ठीक है, लेकिन अभी मैं ये कैसे कर पाऊँगा, यह वो सोचते रहते हैं। तो बड़े भैया कहते कि तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है और ये घूमना छोड़ दे, पढ़ाई कर और बाबा को काम में हाथ बटा। बड़े भैया का स्वर भीग आया था। वे उसी भाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सके। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। पिताजी इस तरह सारे काम चलाना चाहते थे, वैसे ही सब चले। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूँगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियाँ मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूँगा। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। देखो, बड़े भैया का उनको भी स्वर थोड़ा सा भीगा आया था और वो बोलते थे कि अपने पिताजी की इच्छा में पूरी करनी है और मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, तो तू अपने दादाजी के साथ उनके काम में थोड़ी सी मदद करना है और तुम्हें अभी पढ़ाई भी करनी है। अपने पिताजी का सपना हमें सच करना है। फिर काम में डूब गए थे बाबा। न दिन देखते थे न रात, कहीं कुछ भी कमी न आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती, बाबा उसी तरह उन पर पैसा लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अब भी उतनी ही रकम दान दी जाती जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों से प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने। वजीफा ने स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते हुए बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। फिर से लेखक बोलते हैं कि फिर से दादाजी अपने काम में लग गए थे, यानी उनको बाबा बोलते थे। और बड़े भैया का भी परिणाम अच्छा आया था, अच्छे अंक से वो पास हो गए थे, उनको वजीफा भी मिलने लगा था, यानी स्कॉलरशिप भी
मिलने लगी थी और वो उनकी प्रशंसा भी करने लगे थे। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ खर्च करते मुझे किसी ने नहीं देखा था। मैं इतना सुधर गया था कि सारे काम करने लगा और कोई भी मुझे एक भी पैसा खर्च करते हुए नहीं देखता। इस तरह से रथ चक्र या आधा लेसन हमने पार्ट 1 यहाँ तक देखा है और पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।